नमस्कार, सुबह के 11 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है बिग ब्रेकिंग का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बताते चले कि जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थोड़ी देर में आयोजित होगी और प्रदेश भर से इसमें बताया जा रहा है कि 8000 पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्य समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। चारों केंद्रीय मंत्रियों के साथ सांसद विधायक भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। विधानसभा उपचुनाव, नगर निकाय चुनाव की कार्य योजना बनेगी क्योंकि ये चुनाव आने वाले हैं। पंचायती राज चुनाव की पार्टी कार्य योजना बनाएगी और उसके साथ ही जेईसीसी सभागार सीतापुर में ये आयोजन हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिवराज सिंह चौहान जो विधायक है, सांसद हैं, वो सब इसमें मौजूद हो रहे हैं। 8000 पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। आगे जो नगर निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, इसको लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्य समिति यानी वर्किंग कमेटी की ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। जेईसीसी सभागार सीतापुर में इसका आयोजन हो रहा है भव्य तरीके से। इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा किया गया था। बीजेपी की वृहद प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होने जा रही है। बैठक में भाग लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान जयपुर पहुंच गए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। 8000 से ज्यादा बीजेपी के आज प्रदेश भर के कार्यकर्ता इस कार्य समिति का हिस्सा बनने वाले हैं। मेरे साथ में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष CR चौधरी मौजूद हैं। चौधरी साहब, कितनी बड़ी बैठक है आज ये? देखिए कि ये जैसा नाम व्रत कार्य समिति, इस बैठक में हमारे मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री से लगा के पूरे जिले की कार्यकारिणी, प्रदेश के लोग, मोर्चाओं के अध्यक्ष, यूँ करके 8000 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और उनकी कार्य समिति की जो बैठक है वो जेईसीसी में अभी 10:30 साढ़े 10 चालू होने वाली है। बीजेपी की वृहद कार्य समिति की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता जेईसीसी पहुंच रहे हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल है और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो इस बैठक का हिस्सा हैं। कल्पना राजे जो कि कोट लाडपुरा से विधायक हैं, उनसे बात कर। कल्पना जी, कैसा महसूस हो रहा है जो माहौल देख कर? क्या लगता है बीजेपी अजय पार्टी, अब उसे कोई हरा नहीं सकता? बिल्कुल, अभी वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में और आपने देखा है अभी बजट में जिस तरीके से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, उसी तरह अब हमारे प्रदेश में विकास की गंगा बहने वाली है और अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उत्साह का माहौल तो रहेगा ही। उत्साह का माहौल रहेगा। राजसमंद को भी छप्पर फाड़ के दिया है बजट में, तो आप तो बहुत खुश होंगे। और आज की कार्य समिति से आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं? देखिए, कार्य समिति की जो बैठक है ये पहली बैठक है। डेफिनेटली तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है, तो ये हमारे लिए एक बहुत उत्सव का माहौल है। तो आज मुख्यतः बैठक में वही होगा, वो तो आगे जाके पता पड़ेगा क्या निकलता है। लेकिन डेफिनेटली राजस्थान और देश में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, तो हम और आगे विकास के आयाम क्रिएट करेंगे। क्या लगता है नारायण सिंह जी देवल बहुत खुश होंगे इस माहौल को देख करके? आप भले ही चुनाव नहीं जीत पाए हों, लेकिन माहौल तो ये बता रहा है कि बीजेपी हमेशा जीतती रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। आज चुनाव के बाद में पहली प्रदेश कार्य समिति है और इसमें आगामी चुनाव को लेकर, उपचुनाव है, पंचायत राज है, नगर निकाय, नगर पालिका को चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगी और निश्चित तौर से आने वाले समय में हम सारे चुनाव जीतेंगे। अभी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने बहुत शानदार और जानदार बजट भी पेश किया। हमारे रानीवाड़ा विधानसभा में भी 132 की लंबे समय से करडाम में मांग थी, वो दिया। सुंदर माता का एक बड़ा रोड दिया। वर्षों पुरानी मांगे पूरी हुई है बजट में। हाँ बिल्कुल, जितना हमने मांगा उतना सारा बजट में दिया। जितना मांगा था उससे कहीं ज्यादा दिया गया है। कार्यकर्ता खुश हैं। आप क्या लगता है आपको, कार्यकर्ताओं के मन की मुराद पूरी हो रही है? यहाँ जो माहौल है वो देख करके लग रहा है कि बीजेपी हमेशा जीतती रहेगी। आज का जो माहौल है, जो खुशी का आज दिन है, आज पहली बार सरकार बनने के बाद कार्य समिति की मीटिंग है। सब लोग उत्साह से आए हैं और सबको विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक थोड़ी देर में आयोजित होगी। धीरे धीरे लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बाबूलाल हमारे संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, कार्य समिति की इतने बड़े स्तर पर इसका आयोजन करना, इसके पीछे का एंगल क्या है और शिवराज सिंह चौहान को इसमें बुलाना, इसका सियासी एंगल क्या है?
देखिए पार्टी की मजबूती क्योंकि उपचुनाव होने हैं और बजट अभी पेश हुआ है, तो पार्टी चाहती है कि जो कार्यकर्ता ग्रास रूट का है वो पूरी यानी कि उसको नॉलेज होना चाहिए कि बजट में क्या क्या चीजें दी गई हैं, उसके इलाके के लिए ऐलान क्या क्या हुए हैं और किस तरह से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी से काम करना शुरू कर चुकी है। तो इस बारे में बातें होंगी। मेरे साथ में अपूर्वा सिंह है जो कि पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। अपूर्वा जी, क्या लगता है कितनी महत्वपूर्ण बैठक और क्या संदेश लेके जाएंगे प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता आज इस बैठक का हिस्सा होंगे वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि है। यही उत्साह और संचार आपको यहाँ दिख रहा होगा। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे संगठन के उसी दायित्व को निर्वहन करने के लिए आया है और आज यहाँ पे हम संगठन को और किस तरीके से मजबूत करना है, कैसे मजबूती दी जा सकती है और कैसे आगामी दिनों के लिए तैयार हो सकते हैं कार्यकर्ता, उसके ऊपर आज बैठक और विचार होगा। बजट में एक से बढ़कर एक घोषणाएं की गई है। आपको लगता है कि उसका धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सरकार ने अभी से कदम बढ़ा दिए हैं, सचिवों को भेज दिया है, मंत्री जिलों के दौरे कर रहे हैं, इन कार्यकर्ताओं को भी आप यही कहेंगे कि आपके इलाके में बहुत कुछ सरकार ने दिया है, तो बताइए जनता को जाकर के कि बहुत कुछ बेहतर होने जा रहा है? जी बिल्कुल, एकदम सही बात है कि जो सरकार बजट के अंदर जो घोषणाएं की हैं, अगर हमारे कार्यकर्ता जागरूक होंगे, अगर हमारे सभी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो जागरूक होंगे, तो आम जनता तक इसका मैसेज बहुत अच्छे से पहुंच पाएगा और हम सारी चीजें बहुत अच्छे से करवा भी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ सुभाष मील जुड़ रहे हैं जो कि खंडेला से विधायक। सुभाष मील, क्या लगता है बीजेपी अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा रही है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके, इस तरह की कार्य समिति आयोजित करके, ग्रास रूट के वर्कर को यहाँ पर बुला करके पार्टी किस तरह से ग्राउंड पर और ज्यादा मजबूत होने की दिशा में कदम बढ़ा रही है? आज व्रत कार्य समिति की जो बैठक है उसमें पूरे जो ग्रास रूट लेवल के जो मंडल स्तर के जो कार्यकर्ताओं को यहाँ पे शामिल किया गया है, उनको बुलाया गया है और बड़ी संख्या में, जैसा आप देख रहे हैं, पूरे उत्साह और जोश के साथ में सभी कार्यकर्ता यहाँ कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से इसके माध्यम से जो सरकार जो काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की और जो केंद्र की मोदी जी की सरकार जो है, वो निश्चित रूप से उनके कामों को कार्यकर्ता यहाँ से लेके जाएंगे। कार्यकर्ताओं में एक जोश है क्योंकि अभी हाल ही में जो बजट सत्र जो चल रहा है और जो बजट पेश किया गया 10 तारीख को, एक ऐतिहासिक बजट जो सरकार अंतिम साल में जो देती है, इतना अच्छा बजट यहाँ पे दिया है और जो मोदी जी ने अच्छे जो काम करे, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। हेमंत मीणा, राजस्व मंत्री, बात करेंगे। हेमंत जी, क्या लगता है इतनी बड़ी कार्य समिति, आपके महकमे में भी बहुत कुछ होने जा रहा है, किस तरह से आप अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे भविष्य की चुनौतियों के लिए? पूरी इस प्रदेश कार्य समिति में पूरे साल भर में जो भी भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। उसी के साथ सरकार किस प्रकार जनहित के काम करे और जो भी बजट में जो घोषणा हुई है प्रत्येक व्यक्ति के लिए और समुदाय के लिए, उसमें क्रियान्वयन कैसे हो, इस संबंध में है। आपके पड़ोस में 84 में उपचुनाव होना है, चुनौतियां बढ़ रही है आपके सामने, किस तरह से जीतेंगे? वहां बाप का गढ़ बन रहा है वो इलाका। भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव में खड़ी रहेगी और मजबूती से खड़ी रहेगी और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इन लोगों ने केवल क्षेत्रवाद और जातिवाद के आधार पे ये खड़ा किया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सभी समाजों को साथ लेके आने वाले समय में एक अच्छे परिणाम 84 में आपको दिखाएगी। धन्यवाद। तो बिल्कुल, इसके अलावा पूर्व जो मंत्री हैं प्रभुलाल सैनी भी हमारे साथ जुड़े। प्रभुलाल सैनी, क्या लगता है ये जो कार्य समिति है, इसमें लिए जाने वाले फैसलों की गूंज दूर तक सुनाई पड़ेगी? आज की कार्य समिति बहुत महत्वपूर्ण है और इस कार्य समिति में हम लोगों ने प्रयास किया है कि मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को इस कार्य समिति से जोड़ा। लगभग 8000 से ज्यादा कार्यकर्ता आज भाग लेंगे और पार्टी के आगामी दिनों की रणनीति क्या होगी, आगामी आने वाले जो उपचुनाव है उसको हम लोग कैसे जीते, ये सारी रूपरेखा हम लोग बनाएंगे। और पिछले साल में जो भी कमी खामी रही है सबको साथ लेके, सबका विकास करके, सारे सीनियर लोगों को साथ लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और कार्य समिति मजबूत फैसला करेंगे। सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। मदन राठौड़, क्या लगता है, आप राज्यसभा के सांसद हैं, जिस तरह का माहौल इस वक्त है प्रदेश में, आपको लगता है बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रही है इस बजट के बाद में? निश्चित रूप से बहुत जोरदार बजट दिया है, ऐतिहासिक बजट दिया है और जब डबल इंजन की सरकार है तो और विकास के रथ को और आगे बढ़ाएंगे। कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है
और निश्चित रूप से हम आगे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। अच्छा, और क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार होने का फायदा बहुत मिलने वाला है राजस्थान को? पैसा बहुत चाहिए राजस्थान को, बजट में जो प्रावधान किए गए उनको पूरा करने के लिए 70,000 करोड़ और ज्यादा चाहिए, आप दिलवाएंगे केंद्र से? देखिए, हम तो वही काम करेंगे, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच का सेतु का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो अपेक्षाएं हैं उनके लिए हम ऊपर से जो कुछ भी सहयोग चाहिए हम दिलाएंगे। क्या लगता है सैनी साहब, बहुत ही बेहतरीन मौका है, तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को एक जगह आप लोग आपस में रूबरू होंगे, संकल्प क्या लेंगे आज की इस बैठक के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय के ऊपर मंडल से लेकर जिला, प्रदेश, केंद्र की इस प्रकार की कार्य समितियाँ होती रहती है। साल में 1 या 2 बार ऐसी वृहद कार्य समितियाँ होती है। और आज डबल इंजन की सरकार है, यहाँ आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में और दिल्ली में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का संकल्प की संकल्पना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक शानदार बजट भजनलाल जी की सरकार ने दिया है। निश्चित रूप से इस बजट को विकसित भारत की जो संकल्पना है वो विकसित राजस्थान की संकल्पना में परिवर्तित होगा। इस कार्य समिति के माध्यम से हम इसी संकल्प को लेंगे कि राजस्थान अग्रणी प्रदेशों के अंदर शामिल हो, राजस्थान अग्रणी प्रदेश बने। क्या लगता है ट्राइबल बेल्ट में, वागड़ के इलाके में? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए, और ग्राउंड से आप जुड़े हुए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन यही है कि बीजेपी फिर से बैक टू स्टेप हो चुकी है, जो कार्यकर्ताओं में कभी देखी गई थी। संगठन थोड़ा मजबूत कमजोर हुआ था विधानसभा में, उसको और मजबूत करने के लिए आगामी चुनाव के लिए ही बीजेपी कार्य समिति की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए अगले खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। हिमाचल में देहरा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में है। शुरुआती रुझानों में कमलेश ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह से पीछे चल रही हैं। तो अगर हमीरपुर की बात कर ली जाए तो हमीरपुर से कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। और उधर अगर पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट से बात करें तो आपके उम्मीदवार मोहिंदर भगत आगे चल रहे हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ, मंगलौर, पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट, हिमाचल में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में रुपौली, तमिलनाडु में विक्रमवंडी। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मरवाड़ा सीट पर मतगणना फिलहाल चल रही है, कहीं बीजेपी, वहीं पंजाब की बात करें तो आप, और कहीं पर विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस आगे चल रही है। और अब खबर है महाराष्ट्र के जलगांव में एक पैसेंजर ट्रेन पर पथराव की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने ट्रेन की चेन खींचकर उस पर पथराव किया। एक वीडियो भी सामने आया है जो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लोगों की भीड़ ट्रेन के बाहर खड़ी दिखाई दे रही है। कि ये वीडियो ट्रेन पर पथराव के वक्त का है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कुख्यात गैंगस्टर काला खेरमपुर को भारत लाया गया है। दरअसल हरियाणा पुलिस की एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और जो कुख्यात गैंगस्टर है काला खेरमपुर को भारत लाया गया है। जी हां, गैंगस्टर काला खेरमपुर को थाईलैंड से भारत लाया गया है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का ये बेहद करीबी माना जाता है। काला खेरमपुर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। खेरमपुर लगातार ये भागने की फिराक में था और ये देश से भाग भी गया था। अब बड़ी सफलता हाथ लगी एसटीएफ को। अब क्योंकि जो हरियाणा पुलिस की एसटीएफ को, क्योंकि गैंगस्टर काला खेरमपुर जो कि थाईलैंड में अपने आप को छिपा के बैठा हुआ था, उसको भारत लाया गया है। हिमांशु भाई का बेहद करीबी काला खेरमपुर माना जाता है। और अब बात मुंबई से बड़ी खबर की, जहां स्कूली बच्चों के जीवन से खिलवाड़। ऑटो रिक्शा में बैठे 12 स्कूली बच्चों से खचाखच ये ऑटो भरा हुआ था। 12 स्कूली बच्चे एक ही ऑटो में बताए जा रहे हैं। तीनों लोगों के बैठने वाले रिक्शों में 12 बच्चे, मतलब कि जिस रिक्शे में 3 लोग बैठ सकते हैं उस रिक्शे में 12 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि 4 गुना, अपनी कैपेसिटी से 4 गुना लोग उस ऑटो रिक्शा में बैठा गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसीलिए इस तरह के ऑटो हादसे का शिकार होते हैं। एक छोटी सी लापरवाही या फिर यूं कहें पैसे कमाने का लालच, जो भी वजह है, लेकिन इन
जिस ऑटो रिक्शे में 3 की कैपेसिटी है, हालांकि मुंबई का रूल भी है कि एक ऑटो रिक्शे में 3 से ज्यादा वो बैठा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुंबई जैसे जगह पे जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा सख्त है, उसके बावजूद भी इस ऑटो रिक्शा की देखिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको ताक पे रखते हुए 3 लोगों की बैठने की जगह पे 12 बच्चों को इस स्कूली रिक्शा में बैठाया गया है। ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर की गोद में बैठे कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। अगर जगह नहीं मिली, हुक के सहारे बच्चों के स्कूल बैग टांगे गए हैं। ट्रैफिक कर्मचारियों की भी यहाँ पर नजर नहीं पड़ रही है। फिलहाल अगर ये ऑटो रिक्शा हादसे का शिकार होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर होता कौन है, ये सवाल है यहाँ पर। अब बात कठुआ की कर लेते हैं। कठुआ में हुआ आतंकी हमले के बाद सांबा सेक्टर के बॉर्डर इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम ने तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान कई घंटों तक नदी नालों को भी खंगाला गया, साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई है। अधिकारियों ने बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। तो कठुआ में जो आतंकी हमला किया गया था, जो जवानों से भरी गाड़ी थी जिसके ऊपर ग्रेनेड हमला किया गया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। 5 की हालत गंभीर थी, जिसमें कि दो की हालत बेहद गंभीर थी। अब सर्च अभियान देखिए हर जगह पर सख्ती से चलाया जा रहा है। एज पर सीनियर फॉर्मेशन डायरेक्शंस एरिया को खंगाला जा रहा है, एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है, ताकि एएनए जो है वो किसी वनरेबल पैचेस का फ़ायदा उठा के जो है इस पार ना आ जाए। और इसके साथ साथ जो है पब्लिक से भी अपील की जा रही है और उनको नंबर शेयर किए जा रहे हैं, उनको भी अवगत कराया जा रहा है कि कभी भी उन्हें रात में, दिन में या ऐसे टाइम में जो एक सही टाइम नहीं होता, रात का टाइम है, वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट दिखती है तो फ़ौरन हमारे नोटिस में लाएं। हमारा सुचेतपुर गांव जो है बिल्कुल 0 लाइन पे है और मिलिटेंटों की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, जैसे आज हमारे पुलिस के एसओजी के जवान हमारे गांव में आए थे, अधिकारी भी साथ में थे और उन्होंने हमें अपने फ़ोन नंबर दिए और कोई भी हरकत होने पे हमें सूचित करने के लिए बताया गया। और बॉर्डर के लोगों ने उनका बढ़ चढ़ कर यही कहा कि सर कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और इधर बात सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जहां पर मनुस्मृति नहीं पढ़ाई जाएगी। यहां लॉ फैकल्टी में छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने की योजना थी, लेकिन प्लान को खारिज कर दिया गया। मनुस्मृति पर कौन जता रहा था आपत्ति, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को वाइस चांसलर ने खारिज कर दिया है। टीयू की लॉ फैकल्टी का अपने फर्स्ट और थर्ड ईयर के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने का प्लान था। हालांकि इसका बहुत तेज विरोध हुआ और इस प्रस्ताव को रद्द किया गया। वहीं इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रस्ताव रद्द होने का स्वागत किया है। टीयू में लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया गया। प्रस्ताव को रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्व स्वीकार संविधान की रचना की। मनुस्मृति से भारतीय संविधान कतई मेल नहीं खाता। ऐसी कोई भी कोशिश करना बिल्कुल उचित नहीं है। कांग्रेस ने डीयू में एलएलबी छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। साथ ही आरोप लगाया कि ये सब संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत पर हमला करने के लिए आरएसएस की कोशिश है। तो संविधान विरोधी मंशा रखने वाले लोग मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हैं। ये निर्णय स्वागत योग्य है कि वहाँ के सिलेबस से मनुस्मृति को बाहर किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच अभी भी वही है मनुस्मृति को संविधान बनाने की, जिसको 2027 में उत्तर प्रदेश में और इससे पहले देश में जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर इनकी सोच को हराएगी। विपक्ष के दूसरे दलों के नेताओं ने भी मनुस्मृति का विरोध किया था। समाजवादी पार्टी का कहना है कि शिक्षण संस्थाओं में मनुस्मृति पढ़ाने की मांग बीजेपी की मानसिकता को दिखाता है। मनुस्मृति का बाबा साहेब अम्बेडकर ने विरोध किया था, इसीलिए समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो दर्शाती है। शिक्षण संस्थाओं में जिस तरीके से मनुस्मृति को पढ़ाए जाने का जो लॉ फैकल्टी है उसने प्रस्ताव किया था, वीसी ने उस प्रस्ताव को रोका जरूर है, लेकिन अभी कोई पत्र जारी नहीं हुआ है।
जिसका विरोध बाबा साहब करते थे। तो समाजवादी पार्टी समझती कि जो विचारधारा समाजवादियों की है, हमारी विचारधारा बाबा साहब के रास्ते की, लोहिया जी के, नेताजी के रास्ते पे आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पार्टी को लेके चल रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कि जिस चीज़ का विरोध बाबा साहब ने किया था उसका विरोध समाजवादी पार्टी भी करेगी। डीयू की लॉ फैकल्टी ने अपने स्टूडेंट्स के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल करने के लिए डीयू की सर्वोच्च संस्था से मंजूरी मांगी थी। इसकी शिक्षकों के एक वर्ग ने आलोचना की थी। हालांकि काफी विरोध के बाद डीयू के कुलपति ने लॉ फैकल्टी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स फंसी हुई हैं, जिनका एक नया मैसेज सामने आया है। उन्होंने अपनी सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई है। देखिए रिपोर्ट। 8 दिन के मिशन पर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची थी। लेकिन उनकी वापसी में भारी दिक्कत सामने आ रही है। पूरी दुनिया उनकी धरती पर सुरक्षित वापसी की कामना कर रही है, लेकिन अभी भी कोई रास्ता नहीं निकला है जिससे उनकी वापसी हो पाए। इसी बीच अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता विलियम्स का मैसेज सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी वापसी की बात कही है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकलेगा और वो वापसी करेंगी। I have a real good feeling in my heart that the spacecraft will bring us home, no problem. I feel confident that if we had to, if there was a problem with the International Space Station, we can get in our spacecraft and we can undock, talk to our team and figure out the best way to come home. फिलहाल सुनीता और बुच विल्मोर दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस स्टेशन पर शोध कार्य कर रहे हैं। स्टेशन के मेंटेनेंस को भी देखा जा रहा है। सुनीता का ये भी कहना है कि वो स्पेस स्टेशन के क्रू के साथ कई तरह के कामों में व्यस्त हैं। सुनीता ने बताया कि वो एक हफ्ते पहले स्टारलाइन कैप्सूल में भी गई थी ताकि उसके कंट्रोल को फिर से जांच सकें। ग्राउंड स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सारा काम किया गया था। इसी स्टारलाइन यान में वो सवार होकर स्पेस स्टेशन पहुंची थी। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 5 जून को दोनों ने नासा के नए स्पेस क्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर से स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। स्टार लाइनर में आई तकनीकी खराबी के चलते ये यात्रा लंबी खिंचती जा रही है। स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन के नजदीक तक ऑटोमेटिक मोड में पहुंचा था। लेकिन डॉकिंग से ठीक पहले थ्रस्टर्स में दिक्कत आई। सुनीता के मुताबिक इसीलिए इसे मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ा। विल्मोर का कहना है कि थ्रस्टर्स, कंट्रोल और यान की क्षमता कमजोर हुई थी। यान को संभालने में भी दिक्कत आ रही थी। उम्मीद है कि स्टार लाइनर कैप्सूल की दिक्कत जल्द खत्म करके दोनों को वापस लाया जाएगा। लेकिन 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी नासा की तरफ से कोई संतोषजनक जानकारी सामने नहीं है। और इन तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए 100 गांव 100 खबर।